रहीम 12th बायोलॉजी का जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज़ दी कंडीशंस फॉर ग्रोथ। और क्योंकि हम ग्रोथ प्लांट्स के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम बात करेंगे कि ग्रोथ के लिए प्लांट्स की इवन प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, और वो फैक्टर्स दे आर कॉल्ड एज, हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। या वो दो तरह के होते हैं, हम कहेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर्स, यानी वो चीज़ें, वो कंडीशंस जो एक्सटर्नली प्लांट की जो हैं वो प्लांट को चाहिए होती हैं फॉर ग्रोथ। एंड देन देयर आर इंटरनल ग्रोथ फैक्टर्स एज वेल, यानी इंटरनल कंडीशन। ग्रोथ फैक्टर की बजाय अगर आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें इंटरनल कंडीशंस एंड एक्सटर्नल कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल कंडीशंस में बड़ी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, ज़्यादा कम कर सकती हैं। उनमें जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज़ द टेम्परेचर। तो जो अगर हम बात करें ना टेम्परेचर इस तरह से इंपॉर्टेंट, आम तौर पे ये पॉजिटिवली रिलेटेड है ग्रोथ के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ग्रोथ की भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, सही है। तो क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, एंजाइम ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं, जिसकी वजह से एक ओवरऑल स्पीड अप काम हो जाता है। तो हम कहेंगे वैसे तो प्लांट जो है वो ग्रो करते रहते हैं बहुत सारा टेम्परेचर रेंजेस के अंदर, लाइक इवन 5 डिग्री सेंटीग्रेड या कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर इवन 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है प्लांट की ग्रोथ के लिए दैट इज़ अबाउट 25 से लेकर 35 या 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में, यानी प्लांट शो ऑप्टिमम ग्रोथ, यानी कि प्लांट मैक्सिमम ग्रो करते हैं। इवन अगर आप गौर करें तो इससे जो कम टेम्परेचर है उसके ऊपर प्लांट्स की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ओवरऑल मेटाबॉलिक लेवल कम हो जाता है। और अगर इससे हाई हो जाए तो प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं होती, क्योंकि प्लांट इवन मर सकता है अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाए बात। तो यानी बिलो दी, यानी अगर आप बात करें तो बिलो या 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्लो ग्रोथ होती है प्लांट की। और अगर आप जिस तरह किताब में लिखा है, और अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव, तो हम कहेंगे कि प्लांट के सेल्स इवन डेथ भी हो सकती है प्लांट की, क्योंकि वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता। तो और उसके सेल्स जो हैं वो एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर ये सारी बातें हैं जी। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो लाइट की है, तो दूसरा जो फैक्टर है दैट इज़ लाइट। अगर हम लाइट की बात करें ना तो लाइट इन्फ्लुएंसेस द प्लांट ग्रोथ इन 3 इंपॉर्टेंट वेज। तो हम कहेंगे लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। दूसरे नंबर पे लाइट क्वालिटी, और तीसरे नंबर पे लाइट ड्यूरेशन। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको थोड़े थोड़े अंदाज़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लाइट इंटेंसिटी का मतलब, अगर लाइट ज़्यादा होगी तो कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। यहाँ पे हम लाइट से मुराद वो है, क्योंकि देखें विजिबल लाइट में 7 वेवलेंथ होती हैं, तो उसमें से सारी की सारी वेवलेंथ जो है वो पौधे अब्जॉर्ब नहीं करते। अगर आप क्लोरोफिल की भी बात करें, क्लोरोफिल ए की भी, तो वो ज़्यादातर ब्लू या रेड या ऑरेंज टू रेड और वायलेट टू ब्लू, यानी ये उसकी रेंज है जिसमें वो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है। यानी उस क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। तो वो लाइट जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है इंटेंसिटी के अंदर, उसकी बात हो रही है। अगर आप कोई दूसरी लाइट उस जो पौधे एब्जॉर्ब ही नहीं करते, अगर आप वो लाइट पौधे को दे ही जाएंगे, जितनी मर्जी दे ही जाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बिकॉज प्लांट डू नॉट। और लाइट बढ़ाने से क्या होगा, ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी बढ़ती है। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है तो ओवरऑल चीज़ें ज़्यादा मेटाबॉलिज्म, ज़्यादा बेहतरी की तरफ चीज़ें चलती हैं, प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी रैपिड हो जाती है। तो हम कहेंगे यानी कि अगर हम लाइट बढ़ाएं, लाइट इंक्रीजेस दैट लीड्स टू द इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ। ये तो हमें आइडिया हो गया। लेकिन अगर आप देखें तो क्वालिटी की बात करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वो अगर हम प्लांट को वो वाली लाइट दें जो वो एब्जॉर्ब करते हैं,
तो वो और तरह का इफेक्ट शो होता है उनकी ग्रोथ के ऊपर, और अगर वो दें जो वो ऑब्जॉर्व नहीं करते तो और तरह का इफेक्ट शो होता है। और दूसरी बात ये है कि क्वालिटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो फर्क किया, मुख्तलिफ लाइट प्लांट के सेल्स पे मुख्तलिफ असर डालती है। मतलब फॉर एग्जांपल जो रेड लाइट है, ठीक है जी, जो रेड लाइट है वो क्या काम करती है, वो करती है सेल इलोंगेशन, यानी कि ये सेल जो आपने पहले पढ़ा था सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन आपने, तो ये सेल्स का साइज बढ़ाती है, उनके अंदर पानी जज़ब होता है, जब पानी बढ़ता है वैक्यूल्स बड़े होते हैं, सेल साइज में बड़े हो जाते हैं, तो ये काम करती है, ये इस तरीके से ग्रोथ में इजाफा करती है। जो कि ब्लू लाइट है वो क्या काम करती है, वो सेल डिवीजन बढ़ाती है, वो जो है वो ये काम नहीं करती, इलोंगेशन नहीं करती। इसी तरह अगर आप देखें साथ में यूवी लाइट्स प्लांट्स को मिल रही हैं अल्ट्रावायलेट, तो वो वैसे ही सेल इलोंगेशन नहीं होने देती, तो ऑब्वियसली जब सेल लंबे नहीं होंगे तो प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाएगी या कम होगी या नॉर्मल से कम होगी एक्सपेरिमेंटली। तो इसको हम कहेंगे लाइट की क्वालिटी, यानी जोन सी। और फिर उसके बाद ये है कि कई दफ़ा मुख्तलिफ तरह की आप लाइट देते हैं तो उसका इफेक्ट ही मुख्तलिफ आता है, और सिर्फ प्लांट की ग्रोथ के ऊपर नहीं, प्लांट की फ्लावरिंग के ऊपर, प्लांट की बड इनिशिएशन के ऊपर, तो ये सारा कुछ जो है दैट बेसिकली अफेक्ट्स द प्लांट ग्रोथ, सही है। और अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिनोमिना है फोटो पीरियडिज्म। ये आप असल में चूंकि स्मार्ट सिलेबस की वजह से शायद आप लोग इसको छोड़ आए हैं। फोटो पीरियडिज्म जो होता है इसका मतलब ये होता है कि लाइट पीरियड कितना है। मुख्तलिफ पौधे होते हैं, कुछ शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, मतलब उनको अगर उन्होंने फ्लावरिंग करनी हो तो उनको छोटा दिन, यानी सर्दियों के मौसम में वो ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं क्योंकि उनका नाइट पीरियड काफ़ी लंबा होता है और दिन का पीरियड काफ़ी छोटा होता है, तो इनको हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, और ये जो सर्दियों में फूल लगाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, वो उन दिनों में सर्दियाँ यानी फूल लगाते हैं, उनके ऊपर आते हैं अल्लाह के हुक्म से, जो कि जो फ्लावरिंग यानी वो लंबे दिन जब होते हैं, यानी जब लाइट पीरियड ज़्यादा होता है, एक खास हर पौधे के लिए एक खास लेंथ होती है, अगर 12 घंटे का दिन हो या 9 घंटे का, हर पौधे का अपना दिन होता है, उसे कहते हैं क्रिटिकल लेंथ। अगर उस लेंथ से बड़ा दिन हो तो लॉन्ग डे प्लांट फूल उनको लग जाएंगे, छोटा होगा दिन तो वो उनको नहीं लगेंगे। और अगर शॉर्ट डे प्लांट है तो उनका भी इसी तरह का सारा कोरिलेशन है। इसका मतलब यह है कि लाइट का ड्यूरेशन प्लांट के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इंक्लूडिंग प्लांट की ग्रोथ, इंक्लूडिंग बड इनिशिएशन, इंक्लूडिंग यानी प्लांट्स की साइडों पे जो नए पौधे शाखें निकलेंगी, उन सब के ऊपर अफेक्ट डालता है। दिस इज व्हाट वी से हाउ द लाइट कंट्रोल्स व्हाट वी से the growth, how the light affects the growth of the plant। तो अगला जो फैक्टर है दैट इज द ऑक्सीजन। ऑब्वियसली ये तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो पौधे के अंदर मेटाबॉलिज्म कितना स्लो हो जाएगा और उनकी ग्रोथ कितनी स्लो हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। दुनिया का कोई भी सेल ऐसा है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के बगैर नहीं रह सकता, तो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर हम एरोबिक की भी बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो प्लांट्स के सेल्स को वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, और उसके लिए द ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर अगर आप गौर करें तो चौथा फैक्टर है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फिर देन फिफ्थ में वाटर भी साथ ही लिख देता हूँ ताकि फिर हम कटाई, और फिर आखिरी दैट इज दी न्यूट्रिएंट्स। ये तीनों बातों को मैं इलेबोरेट करता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे तो प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ाने से तो स्टोमेटा बंद भी हो जाते हैं, तो फिर नहीं भी होता, स्लो हो जाता है, लेकिन वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। एक खास हद तक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, तो ओवरऑल प्लांट की बॉडी में फूड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जिससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और प्लांट ज़्यादा ग्रो करेंगे, उनकी ग्रोथ बेहतर होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक फैक्टर है, अगर ये कम होगी तो ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ेगा। वाटर जो है वो इस तरह से ज़रूरी है। नंबर 1 वाटर स्टोरेज के लिए चाहिए होता है, प्लांट को सपोर्ट देने के लिए चाहिए होता है। नंबर 3 वाटर जो है
वो प्लांट सेल्स के अंदर जब भरता है तो वो इलोंगेट होते हैं, यानी सेल इलोंगेशन ये भी ग्रोथ का एक पार्ट है, ग्रोथ की एक टाइप यानी एक स्टेज है। तो वो अगर नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा हुआ है कि जब सेल इलोंगेट नहीं होंगे तो ग्रोथ उनकी कम ही होगी। तो फिर पानी इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फिर न्यूट्रिएंट्स से मुराद है कुछ मिनरल्स, कुछ सॉल्ट्स, कुछ आइंस पौधे को चाहिए होते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ, लाइक जिस तरह मैग्नीशियम आइन आर रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल, सिमिलरली पोटाशियम आइंस आर भी रिक्वायर्ड है मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाने के लिए, नाइट्रोजन अमाइनो एसिड्स भी चाहिए, तो और यानी उसके लिए नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स भी चाहिए। यानी प्लांट की बॉडी को बहुत सारा मटेरियल अपना बनाने के लिए उनको कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर वो न्यूट्रिएंट्स एक अच्छी मिकदार की सप्लाई में मौजूद है प्लांट को तो वो आराम से ग्रो करता रहेगा और उसकी ग्रोथ की स्पीड ज़्यादा होगी। और अगर उसको कोई किसी एक न्यूट्रिएंट या बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसके हिसाब से ये वो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो प्लांट की ग्रोथ के ऊपर असरअंदाज होने की सलाहियत रखते हैं। सेकंड, अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें हार्मोन्स आएंगे और विटामिन्स आएंगे। तो इसके अंदर जो नंबर 1 फैक्टर है दैट इज़ दी हार्मोन्स। अगर आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्लांट की ग्रोथ के, आपने ऑक्सिन्स के बारे में बात की थी कि वो सेल इलोंगेशन करते हैं, फिर आपने इवन जिबरलिन्स की बात की थी कि वो शायद वो स्पीड अप, वो सेल डिवीजन करते हैं, यानी ग्रोथ इन्हेंसर, ये सारे हार्मोन्स हैं। फिर जो बर्ड डार्मेंसी को तोड़ने के लिए जिबरलिन्स और साइटोकाइनिन्स चाहिए होते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। कुछ ऐसे हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, लाइक एब्सिसिक एसिड वगैरह, वो साइडों पे बर्ड्स नहीं उगने देता, तो वो लेटरल ग्रोथ को, पौधे की जो लेटरल ग्रोथ मतलब शाखें निकलती हैं उसको नहीं होने देता। तो ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं, लाइक हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग दी प्लांट ग्रोथ, और वो इंटरनल फैक्टर्स हैं क्योंकि वो अंदर से ही डेवलप होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे दैट इज दी विटामिन्स। विटामिन्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि प्लांट्स खुद बनाते हैं इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट और लाइट की भी आगे मुख्तलिफ फ्रैक्शंस, तो उसके हिसाब से विटामिन्स कुछ प्लांट बनाते हैं और विटामिन्स प्लांट की बॉडी में मुख्तलिफ रोल प्ले करते हैं। अगर विटामिन किसी एक की कमी हो तो उसके हिसाब से रिस्पेक्टिव फंक्शन जो प्लांट का वो डिसफंक्शन हो जाएगा, वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। यहाँ स्पेसिफिकली किताब में एग्जांपल्स नहीं दी हुई, इसलिए हम भी उनकी कोई एग्जांपल नहीं पढ़ेंगे। तो दिस इज व्हाट वी से द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विच कंट्रोल द प्लांट ग्रोथ। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है दैट इज द डिफरेंशिएशन। अगर आप बात करें ना डिफरेंशिएशन होती क्या है, मैं आपको एक जनरल सी, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू प्लांट बात कर रहे हैं तो मैं आपको इस हवाले से बताऊं, लेकिन अगर आप देखें तो शुरू में सारे सेल्स होते हैं एक जैसे। ग्रोथ जब होती है तब भी जब सेल डिवीजन होती है सारे सेल्स एक जैसे बनते हैं, फिर बाद में इलोंगेशन जब होती है तब भी तकरीबन सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मैचुरेशन, फिर डिफरेंशिएशन जब होती है तो आप ये सोचें कि पौधे के जो सेल्स हैं वो साइज तो उन्होंने अपना पहले मैचुरेशन में ही अटेन कर लिया होता है, लेकिन जो ये मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन इकट्ठी होती है तकरीबन, लेकिन जो डिफरेंशिएशन इसमें ये हर सेल बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। यानी अगर जाइलम सेल है तो पता लग जाएगा कि ये जाइलम है, उससे पहले पता नहीं होगा ना, ये डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं। फिर ये सारे के सारे, जिस तरह मैं एग्जांपल अक्सर दिया करता हूँ कि सारे के सारे स्टूडेंट शुरू में एक ही जैसा सिलेबस पढ़ते हैं, फिर उनमें से कुछ बायो और कंप्यूटर में चले जाते हैं, कुछ उनमें से आगे मैथ्स और बायो में चले जाते हैं, फिर उनमें से आगे कुछ फर्दर अपनी अपनी स्पेशलिटी में चलते जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शुरू में सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, यानी हम कहेंगे द कन्वर्जन ऑफ सेल्स इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स, यानी हर सेल इन, दिस इज द फिनोमेना, अगर आप इस तरह करें, दिस इज द फिनोमेना इन विच एवरी सेल बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जिसको हम कहते हैं दिस इज द सेलुलर डिफरेंशिएशन। तो प्लांट्स के अंदर इसकी कुछ जो हैं वो हम कहेंगे स्टेजेस हैं डिफरेंशिएशन की, प्लांट्स के अंदर डिफरेंशिएशन कैसे होती है। तो अगर हम उसकी पहली स्टेज के बारे में, मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, तो उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो दैट इज द एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो रिकग्निशन होती है, यानी एम्ब्रियो के जो पार्ट हैं उनका पता लगता है, रेडिकल और प्लोम्यूल का पता लगता है, यानी एक एम्ब्रियो बन गया आप ये समझें, और एम्ब्रियो के पार्ट्स का पता लग गया कि यहाँ से क्या बनना है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके भी सारे सेल्स एक जैसे होते हैं,
अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई होती। स्टेज 2 जो है वो एम्ब्रियो के अंदर शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड। ये है वो स्टेज जिसमें पता लगता है, यानी हम कहेंगे कि यहाँ से विद इन दी एम्ब्रियो, यानी एक जो एम्ब्रियो है उसके अंदर पता लगता है कि यहाँ से रूट, यानी वो स्टेज है सॉरी, जो जिसमें एपिकल मेरिस्टेम्स यानी शूट वालों का पता लगता है, और जो दूसरे मेरिस्टेम्स है जो रूट के हैं जिनसे जो रूट बननी है उनका पता लगता है। यानी रेडिकल एंड प्लोम्यूल विद इन दी एम्ब्रियो वो चीज़ें पता लगती हैं जिनसे शूट और रूट जो है वो डिवेल्प होनी है, वो आर रिकॉग्नाइज्ड। ये स्टेज 2 है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है अक्सर। स्टेज 3 के अंदर हमें पता लगता है कैम्बियम, यानी लेटरल मेरिस्टेम्स जो होते हैं उनका पता लगता है, जो कि पौधे की सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे। इनको हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम्स। यानी वो शुरू में सारे सेल्स एक जैसे, अब हर सेल स्पेशल होना शुरू हो गया है, तो हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम्स। यानी वो जो कैम्बियम है, फर्ज किया वो जो जड़ की कैम्बियम होती है, जड़ की दो, ऑब्वियसली एक एपिकल जो कैम्बियम है ना लेटरल मेरिस्टेम, वो दो तरह की होती है, एक कॉर्क कैम्बियम और दूसरा वास्कुलर कैम्बियम। तो जड़ के अंदर जो वास्कुलर कैम्बियम है उसको पेरीसाइकल का नाम दिया जाता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें स्टेज 4, तो वो लिखा है कि देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ लीफ प्राइमोडियल्स एंड रूट प्राइमोडियल्स, यानी वो कैम्बियम के पार्ट जो बनाएंगे पत्ते और जो है वो रूट प्राइमोडियल्स मीन जहाँ से नई रूट्स डेवलप होंगी। ये एम्ब्रियो की बात नहीं हो रही, ये जड़ से आगे नई जड़ें और शूट से आगे पत्ते साइडों को। तो हम जिस तरह जिसको हम बर्ड इनिशिएशन कहते हैं या लेटरल एक तरह से वो जगह कहते हैं, यानी रूट प्राइमोडियल्स ये एक जड़ के ऊपर वो पॉइंट होते हैं जहां से नई जड़ें निकलेंगी साइडों पे, और एंड लीफ प्राइमोडियल्स ये वो शूट के ऊपर वो मुकाम होते हैं जहां से पत्ते निकलेंगे। तो ये स्टेज भी हमें समझ आ गई। और आखिर में जो वो है जाइलम और फ्लोएम और सारा कुछ, तो यानी फुल डिफरेंशिएशन, यानी जिसमें हर सेल का पता लग जाता है, हर तरह का फैक्टर। यानी आप समझे, तो पहली जो स्टेज है उसमें क्या हुआ, एम्ब्रियो रिकॉग्नाइज हुआ, पता लगा ये एम्ब्रियो है। दूसरे में उस पर वो जगह बनी जहाँ से तना और जहाँ से जड़ निकलनी है उनका पता लगा। फिर जड़ वो निकल आई तो फिर बाद में लेटरल मेरिस्टेम्स बनना शुरू हो गए साइडों पे। फिर उन लेटरल मेरिस्टेम्स के ऊपर जड़ों के ऊपर निशान और पत्तों के ऊपर निशान के ये फर्दर क्या क्या होगा। और आखिर में यानी ये समझे, अगर मैं आपको इस तरह बताऊं तो ये जो है ये हो गया एम्ब्रियो, ये समझे ये है एम्ब्रियो, ठीक है। और यहाँ पे पता लगेगा कि एम्ब्रियो की रेडिकल और प्लोम्यूल का पता लग गया, ऊपर प्लोम्यूल नीचे रेडिकल, सही है। इस तरह इसमें वो जड़ तना, ये तना निकल आया तो और ये जड़ भी निकल आई, फर्ज किया ये तना और इससे ये जड़ें। तो अब ये जो जड़ एक मेन जड़ निकली, ठीक है, पौधे की, इस जड़ के ऊपर यहाँ साइडों पे और यहाँ साइडों पे और इसके ऊपर यहाँ साइडों पे और यहाँ साइडों पे, यहाँ से पत्ते, उन पत्तों के निशान निकल आए, पता लग गया, और इससे मुख्तलिफ साइडों की जड़ों के निशान निकल आए। और यहाँ जो है वो फुल्ली डिवेलपमेंट जब होती है तो फिर सारे का सारे जाइलम और फ्लोएम और हर स्ट्रक्चर पूरे का पूरा रिकग्नाइज हो जाता है पौधे में कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है। इसीलिए अगर आप किसी पौधे की टिप को पकड़ें जहाँ पे अभी अभी सेल डिवीजन हुई है, वहाँ पे आपको कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स नज़र नहीं आएंगे जाइलम और फ्लोएम वगैरह। आपको उसके लिए प्लांट को थोड़ा सा नीचे जाके वहाँ से काट के क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा खुश्क चैप्टर है लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको आसानी से आपके सामने एक्सप्लेन किया जाए। तो कोई सवाल हो तो आप ऑनलाइन पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।